गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एमए फाइनल के 7th पेपर के अंतर्गत 3rd यूनिट का जो है फर्स्ट टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने मार्क्सवादी उपागम का जो है AR देसाई का मार्क्सवादी उपागम का अध्ययन किया था। अब हम जो इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, राधा कमल मुखर्जी का मार्क्सवादी उपागम। इसके अंतर्गत जो है मार्क्सवादी उपागम की कुछ मान्यताएं भी दी गई हैं, जिनका हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो राधा कमल मुखर्जी का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य जो है उसको हम संक्षिप्त में अध्ययन कर लेते हैं। राधा कमल मुखर्जी ने समाज का एक महाविज्ञान की कल्पना की थी तथा सभी सामाजिक विज्ञानों, विशेष रूप से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र को परस्पर नज़दीक लाने का प्रयास किया। उनके अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु व्यक्तियों में पाए जाने वाले जो पारिस्थितिकीय संबंध हैं तथा इसलिए उनका वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए। उनके समाज के बारे में विचारों को महाविज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अनुसार समाज के बारे में सामान्य सिद्धांतों में पारिस्थितिकीय यानी इकोलॉजिकल सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत तथा मूल्यों व प्रतीकों के सिद्धांत को सम्मिलित करना अनिवार्य है। मुखर्जी ने सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में जो संदर्भ संरचना विकसित की, उसमें उन्होंने एक तो प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों में द्वैतता उसको मानने से मना कर दिया। दूसरे, सामाजिक विज्ञान के दर्शन को ज्ञान के एकीकरण से संबंधित बताया। श्रीवास्तव कहते हैं कि दर्शन हमें सत्यता क्या है को जानने और सत्य को खोजने की प्रक्रिया ढूंढने में सहायक है। राधा कमल मुखर्जी ने दर्शन को पहले अर्थ में लिया है, जबकि अन्य सामाजिक वैज्ञानिक दर्शन के जो दूसरे प्रकार हैं वो उनको मानते हैं। उनके लिए सामाजिक विज्ञान का दर्शन सामाजिक घटना के सामान्य एकीकृत सिद्धांत से संबंधित है। ये मानवीय ज्ञान के एकीकरण में एक यंत्र का कार्य करता है। उन्होंने मूल्यों को सामाजिक विज्ञानों की मुख्य सामग्री माना है, क्योंकि मूल्य मुक्त विज्ञान मानव अनुभवों की व्याख्या नहीं कर सकता। उन्होंने सामाजिक वास्तविकता की प्रकृति स्पष्ट करने और क्षेत्र के आधार पर सामाजिक विज्ञानों का वर्गीकरण करके समाजशास्त्र को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को सामाजिक विज्ञानों की मुख्य सामग्री माना है। मूल्यों की सामाजिक संरचना, मूल्यों का सोपान संस्तरण स्पष्ट करके मुखर्जी ने मूल्यों के समाजशास्त्र की नींव रखी थी। उनके अनुसार मूल्यों को अनदेखा करके सामाजिक वास्तविकता को नहीं समझा जा सकता। मूल्यों का जो है वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव है। मुखर्जी ने मूल्यों के 2 श्रेणियां बताई हैं, साधन मूल्य और साध्य मूल्य। प्रथम मूल्य जो है साध्य मूल्य, वे लक्ष्य और संतुष्टियां हैं जिन्हें मनुष्य या समाज जीवन व मस्तिष्क के विकास व विस्तार की प्रक्रिया में अपने लिए स्वीकार कर लेते हैं, जिनका व्यक्ति अपने व्यवहार में अंतर्ग्रहण कर लेता है और जो स्वयं साध्य होते हैं। दूसरे वे मूल्य जो स्वयं साध्य मूल्यों को उन्नत करने के लिए साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। प्रथम प्रकार के मूल्य अमूर्त और लोकातीत होते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के मूल्य जो हैं वो विशिष्ट और अस्तित्वात्मक होते हैं। उनके अनुसार प्रथम प्रकार के मूल्यों को समाज व व्यक्ति के जीवन के उच्चतम आदर्शों और मूल्यों से जो है मूल्यों का संबंध होता है, जबकि दूसरे जो मूल्य हैं साधन मूल्य, उनका अलौकिक लक्ष्यों की पूर्ति के साधन या उपकरणों के रूप में प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से मनुष्य का संबंध साध्य मूल्यों की अपेक्षा साधन मूल्यों से अधिक होता है और इसीलिए इनकी विवेचना सामाजिक विज्ञानों में अधिक की जाती है। सामाजिक मूल्य सार्वभौमिक नहीं होते हैं, बल्कि परिस्थितीय और क्षेत्रीय आधार पर विकसित होने के कारण इनमें सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि मूल्य प्रत्येक समाज में पाए जाते हैं, फिर भी इनकी प्रकृति और क्षेत्र सभी जगह एक समान नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे भारत में हिंदू विवाह से संबंधित मूल्य मुस्लिम विवाह के मूल्य और पश्चिमी देशों में विवाह के मूल्यों से अलग होते हैं। उनके अनुसार मूल्य सिद्धांत सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना से संबंधित हैं तथा इसीलिए उनमें स्थानीयता पाई जाती है। सामाजिक मूल्य व्यक्तित्व निर्माण में विशेष योगदान देते हैं। व्यक्ति समाजीकरण के माध्यम से समाज द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्यों का अंतर्ग्रहण कर लेता है। मूल्यों में वृद्धि के कारण ही उसके नैतिक जीवन का विकास होता है।
मूल्य ही व्यक्ति को ये बताते हैं कि उसे समाज में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये एक प्रकार की मानव अभियांत्रिकी का काम करते हैं। जीवन निर्वाह से संबंधित होने के कारण कुछ मूल्यों का स्थान सबसे निम्न होता है। इन्हें साधन, बाह्य या क्रियात्मक मूल्य भी कहा जाता है। तो राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों और अपमूल्यों, यानी जिनको हम नकारात्मक मूल्य भी कहते हैं, उनमें अंतर किया है। समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वीकृत मानदंडों की उपेक्षा कर जब हम उनके विरुद्ध आचरण किया जाता है, तब इस स्थिति को सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन या अपमूल्य भी कहते हैं। मूल्यों और अपमूल्यों में संघर्ष की स्थिति समाज के एकीकरण को प्रभावित करती है। राधा कमल मुखर्जी ने समाज में समाजशास्त्र के विकास को अद्वितीय योगदान दिया है। अब पीसी जोशी हैं, उन्होंने इस संबंध में बताया है कि मुखर्जी को एक पुनर्जागरण व्यक्ति के रूप में सदैव याद रखा जाएगा, जिन्होंने एक तरफ ज्ञान के एकीकरण और दूसरी तरफ सोचने और कार्य करने के एकीकरण का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपने व्यवहार और चिंतन में व्यक्ति के खंडकीय व अलगाव, जो भारत के औद्योगिक युग में परिवर्तन की विशेषता है, उसके विरोध का प्रतिनिधित्व किया है। राधा कमल मुखर्जी ने भारतीय सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए पश्चिमी समाज विज्ञान मॉडल को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। इसके स्थान पर एक ऐसे मानव सापेक्षिक सामान्य सिद्धांत के प्रयोग का सुझाव दिया है जिसमें विशिष्टता के साथ साथ सार्वभौमिक मापदंड भी शामिल हों। मुखर्जी ने बंद व्यवस्था का विरोध किया है तथा स्वाभाविक और प्राकृतिक दर्शन और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से वह पूर्ण रूप से सहमत नहीं थे। उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें एक संगठित व्यवस्था हो, जिसमें स्वतः प्रेरणा से संरचनात्मक प्रकार्यात्मक समन्वय की दशा में अंतःक्रिया गतिशील होती हो। इस प्रकार आप सभी को समझ में आ गया होगा कि राधा कमल मुखर्जी ने जो है अंत में निष्कर्ष के रूप में बताया है कि अध्ययनों में मार्क्सवाद का थोड़ा बहुत प्रभाव रहा है। यद्यपि उन्होंने मार्क्सवाद को भी पूरी तरह से कभी भी स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार से जो है हम राधा कमल मुखर्जी का जो मार्क्सवादी उपागम है उसका अध्ययन कर रहे थे। अब हम इसके बाद मार्क्सवादी उपागम की कुछ प्रमुख मान्यता हैं उसका संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे।